नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। आज हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है। वैसे तो आप सभी को पता है कि परसेंटेज क्या होता है। स्कूल्स के हम लोगों के जो रिजल्ट्स बन के आते हैं तो वो सभी को पता होता है कि अगर मान लीजिए हम मार्क्स की बात करें तो आपको जितने भी मार्क्स आए हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स आप अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपका वो परसेंटेज निकल के आ जाता है। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है। इसे हम ये साइन से इंडिकेट करते हैं। अगर हमने कहा है कि 56%, तो अगर परसेंट्स को आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। सिमिलरली आपके पास अगर कोई नंबर गिवन है और उससे आपको परसेंटेज पता करना है तो सिंपल सी बात है। जैसे हम स्कूल की मार्क्स की बात कर रहे थे, मान लीजिए अगर किसी को 45 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है। तो जो भी टोटल मार्क्स रहता है वो आप नीचे में डिवाइड कर देते हैं एंड इनको जब और इनटू 100 करना है अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो ये 100 से 100 कट हो जाएगा, 45% आ जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपके 45 है मार्क्स हैं आउट ऑफ 200, तो सिंपल इसी को भी परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए इसका आ जाएगा 45%, और इसे भी परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए आप क्या कर देंगे, 45 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये समथिंग 22.5 कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज आ गया है। तो बेसिकली इन परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करना है। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। What is the percent value of 24 out of 120? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ हमें इसकी परसेंट वैल्यू मतलब जो 24 है वो कितना परसेंट वैल्यू एग्जिस्ट करता है आउट ऑफ 120। तो एक तो इसकी कन्वेंशनल मेथड है। सिंपली हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट परसेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा x% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आ जाएगी 20%। ठीक है। ये तो आपकी कन्वेंशनल मेथड हो गई। एक डायरेक्ट मेथड भी आप पता कर सकते हैं कि 24 आउट ऑफ 120 का पता करना है तो आपने किया 24 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20%। ठीक है। सिंपली आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक तरीका है, अगर आपको याद होगा कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो हम वो ट्रिक भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल जो वैल्यू है और उसका परसेंटेज हमें इस तरीके से पता करना है। तो एक्चुअल वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे 120 है, तो 120 वैल्यू को हम 100% मान लेते हैं। ओके। तो हमें 24 जो वैल्यू है उसका कितना परसेंट होगा ये। ओके। मतलब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 120 ये आउट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ वैल्यू है, मतलब 120 टोटल वैल्यू है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है और ये 100% के इक्विवेलेंट है। तो सिमिलरली जो 24 वैल्यू हमें गिवन है वो कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट का ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब ये डायरेक्ट हो गया है और हमें इसकी वैल्यू पता करना ही है। लेट सपोज ये x हो जाती है, तो यहाँ से हमने वहाँ पे क्या सीखा था प्रपोर्शन में, यहाँ हम इसे डिवाइड कर देंगे। ओके। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 120 इंटू, और ये जो वैल्यू रहती है इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 20%। ठीक है। तो आप जो भी आपको, ये मेथड 1 हो गई, मेथड 2 हो गया एंड मेथड 3 हो गया। आपको इसमें से जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ओके। नाउ तो अब हमें नेक्स्ट इसमें जो देखा गया है कि एक फॉर्मूला है वो बेसिकली हमें याद रखना होता है। वो हुआ a% ऑफ b, a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ
ए। ये आपको याद रखना है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। आइए देख लेते हैं वो कैसे होता है। ए परसेंटेज ऑफ बी, दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी। सिमिलरली बी डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए, तो ये हुआ ए बी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 100। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ ए परसेंटेज ऑफ बी प्लस बी परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10% ऑफ ए प्लस ए प्लस बी। सो हमें पता करना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रब हो गया है। A percentage of B is equals to B percentage of A। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है A परसेंटेज ऑफ B प्लस B परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल्स टू ये, तो हमने A परसेंटेज ऑफ B और B परसेंटेज ऑफ A की वैल्यू तो यहाँ निकाल लिए, तो हम सिंपली इसे लिख लेते हैं AB अपॉन 100 प्लस AB अपॉन 100 इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इतना, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू A प्लस B। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 10। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें रेसिप्रोकल पता करना है। रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी सम कहा गया है। तो ये 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, ए बी का रेसिप्रोकल हो गया और सम कहा गया है, तो हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू पता करना है। तो हमारे पास कुछ टर्म उससे मिलती जुलती आ रही है, ए बी हमारे पास आ रहा है। अगर हम इस ए बी को यहाँ डिवाइड कर दे तो उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ये नंबर्स, ये जो 10 है यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को और 100 को कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी अपॉन ए बी। जब आप इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर आ गया है। हमसे यही पूछा गया था 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का कितना सम कितना होगा, तो ये होगा 1 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमसे 2% की बात हो रही है और कहा गया है कि ए की जो इनकम है वो बी से 25% ज्यादा है। बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो ए है, मतलब जो बी है, बी का जो इनकम है वो ए से कितना परसेंट लेस है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में परसेंटेज पे बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि जो रेफरेंस वैल्यू हमें लेना है वो 100 हम लेकर के चलते हैं, ताकि हमें उसे परसेंटेज कन्वर्जन में इजी, हम जब भी परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए और बी है, तो बी से ए की 25% ज्यादा जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है। तो हम अगर मान लीजिए बी की सैलरी, लेट सपोज बी की सैलरी 100 है,
तो हम इजीली ए की जो सैलरी है वो पता कर सकते हैं 125। ठीक है, तो ये इस टाइप से करने से हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए बी की वैल्यू आपने मान लिया, बी का इनकम मान लिया कि एक्स है, आप उसमें एक्स में फिर 25% आप कैसे इंक्रीज करोगे, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो परसेंटेज के बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हमें जो भी बेसिक रेफरेंस लेना है तो वो वैल्यू हम 100 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मोर देन है, 25% मोर सैलरी है ए की बी से। तो हम क्या करते हैं कि लेट सपोज बी की सैलरी है 100। ओके, तो ए की सैलरी हो जाएगी 125, बट हमें इससे लेस परसेंट पता करना है। ठीक, तो एक तो आपके पास डायरेक्ट मेथड है कि आप क्या करो, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ए और बी, तो इन दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस आ रहा है 25। तो ये तो आप यहाँ 25 ले लो, और आउट ऑफ कितना, मतलब टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 125, क्योंकि मैक्सिमम जो ए की सैलरी है वो 125 है। तो ये हुआ 125 इंटू 100। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बी की सैलरी है वो 20% लेस है ए से। तो ये तो आपकी हुई डायरेक्ट मेथड। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, हम वो देख लेते हैं। तो वो क्या बोलता है, इफ अगर हमसे कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ए की सैलरी इतना इंक्रीज्ड है बी से। तो अगर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड किसी परसेंटेज से है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई कि ये इस वैल्यू से आपका कुछ भी टर्म्स वो यूज करते हैं, लेकिन वो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड की ही बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं, तो हम वो देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा गया है कि बाय लेस परसेंट, ठीक है, तो आप इससे डायरेक्ट फॉर्मूला है आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू 100, ये आपका परसेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमसे पूछा गया है कि बाय मोर परसेंट, तो ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ r इंटू 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए है कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी सैलरी इस पर्सन से ज्यादा है, या वो जैसे वो अगर मान लीजिए कुछ खाने पे खर्च कर रहा है, कोई मान लीजिए 2% की बात हो रही है, 1% खाने पे बी से 10% ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, तो बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम खाएगा, या मान लीजिए खाने पे खर्च करेगा, या मान लीजिए ए है वो बी की जो सैलरी है उसका 10% कम वो खाने पे खर्च करता है, तो बी जो है वो कितना ज्यादा खाने पे खर्च करता है। इस टाइप के जो रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है, मतलब हमसे सबसे पहले ये कहा जाएगा कि दो लोगों में रिलेशन बताया जाएगा कि ये परसेंटेज बेसिस पे, और उसके बाद में पूछा जाएगा कि जिसकी भी वैल्यू कम है या ज्यादा है उन दोनों के रिलेशन में परसेंटेज में क्या वैल्यू आ रही है वो हमें बताना रहेगा। तो ये हमें इतना सा ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से अगर हम देखें सॉल्यूशन अगर निकालें तो क्या निकल के आता है, क्वेश्चंस में हमें कहा गया है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 25 मोर देन दैट ऑफ बी, तो यहाँ पे जो इनकम है वो इंक्रीज की बात हो रही है, बी से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज आर समझ में आ गया है। अब पूछा गया बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए, और हमसे पूछा गया है कि बी की जो इनकम है वो ए से कितना लेस है। तो बाय लेस परसेंट हमसे पूछा गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा, परसेंट हमें कितना वैल्यू दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, आइए इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमसे कहा गया है द
प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 25%। ओके, हमें यहाँ थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जो हमने पहले ट्रिक यूज करी है वो, या जो फॉर्मूला यूज किया वो शायद यहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 25%। ओके, टू व्हाट परसेंट द कंज्यूमर शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कंज्यूमर को कितना परसेंट अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहिए कि उसको एक्स्ट्रा खर्चा ना आए। तो यहाँ पर भी हम अगर देखें, जो हम ट्रिक यूज करें, तो यहाँ पे हमसे टू मतलब टू क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टू का एक फॉर्मूला होता है, तो वो होता है टू इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ बाय। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें पूछा गया था बाय व्हाट परसेंट, तो ये जो बाय है उसकी आप वैल्यू डायरेक्टली इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि टू व्हाट परसेंट हमको इतना चीजें रिड्यूस करना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए, तो वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमसे टू पूछा गया है तो हम पहले बाय की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके बाय की वैल्यू निकाल लेंगे और उस फॉर्मूले को यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट करके हम यहाँ से हम टू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो टू की वैल्यू हमें पता करने के लिए पहले बाय चाहिए, तो बाय के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था, क्वेश्चन में भी हमें फिर से पूछा गया है टू व्हाट परसेंट कंज्यूमर शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन, तो इसमें भी रिडक्शन की बात हो रही है, मतलब जो वैल्यू है वो रिड्यूस करना है हमें। तो जो वैल्यू रिड्यूस करना है तो रिड्यूस का हमारे पास ये फॉर्मूला है r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r, तो हम वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो r यहाँ पर दिया हुआ है हमें 25%। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो ये हुआ 20%। ये हमने निकाल लिया बाय। ठीक है, अब उसके बाद में हमें टू की वैल्यू पता करना है, तो वो टू की वैल्यू पता हो जाएगी 100 माइनस 20, तो ये हो गया 80%। तो अगर पेट्रोल की प्राइस 25% बढ़ती है तो जो कंज्यूमर है उसको 80% तक अपना जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो अगर इंक्रीज और डिक्रीज पर बेस्ड रिलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ सीट इन अ कॉलेज इंक्रीज्ड बाय 20% एनुअली इफ द स्ट्रेंथ of the college in 2014 was 600, what will be the strength of 2016? ओके, एक ये भी पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, पैटर्न कैसा है, मान लीजिए कुछ पॉपुलेशन आपसे दी जाएगी कि इस साल में पॉपुलेशन इतना है और वो हर साल इंक्रीज हो रहा है इतने परसेंट की रेट से, तो पर्टिकुलर आपसे ईयर दे दिया जाएगा या पर्टिकुलर आपको साल दे दिया जाएगा कि 5 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा, या आपको ईयर दे दिया जाएगा। तो यहाँ से आप ईयर, मतलब जैसे यहाँ 2014 की बात हो रही है तो यहाँ पर 2016 आपको दिया है, तो 2 इयर्स की बात हो गई कि आफ्टर 2 इयर्स वो कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला हुआ a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 की पावर n। ओके, आप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आपको समझ में आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ही है, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पर्टिकुलरली या तो पॉपुलेशन की बात कर दी जाएगी या किसी और चीज की बात कर दी जाएगी, लेकिन आपसे ये कहा जाएगा कि हर साल वो किसी रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर ईयर की वैल्यू दे दी जाएगी कि इस ईयर में इतना था या इस साल में इतना था, और फिर पूछ लिया जाएगा कि आफ्टर 10 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर वो वैल्यू इंक्रीज होकर के कितनी आ जाएगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका ये वाला फॉर्मूला फुलफिल करता है आपकी क्राइटेरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये एप्रिसिएशन, मतलब ए मतलब एप्रिसिएशन, मतलब आपका जो फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये उसकी वैल्यू है। पी मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपको करंट पॉपुलेशन दी हुई है,
ठीक है, या तो आप यहाँ कह लो पॉपुलेशन है, बाकी अगर फर्दर क्वेश्चन में अगर कुछ पूछा गया है तो वो भी हो सकता है, मतलब कुछ घुमा के अगर पूछा जाता है तो आपको बस थोड़ा सा वो समझने की जरूरत होती है। तो P मतलब हमें कितना पॉपुलेशन दिया हुआ है, 1 प्लस R मतलब किस रेट से वो एनुअली इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर साल का रेट जो है वो फिक्स है, तो कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, और ये N है नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने ईयर्स के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस टाइप से N इज ईयर्स, ठीक है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो हमें ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व कर देते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अ कॉलेज इंक्रीज्ड बाय 20%, इसका मतलब ये यहाँ पे R हमें दे दिया गया है, एनुअली। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इन 2014 वाज 600, तो ये हमें P दे दिया गया है। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ इन 2016, तो यहाँ से अगर हम देखें 2014 से 16 ईयर हमें 2 दे दिया गया है, और हमसे अब पूछा गया है A की वैल्यू। तो अगर हम वो चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से A आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 600, 1 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 की पावर 2। तो जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 600, 1 प्लस 1 बाय 5 इंटू 1 बाय 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 बाय 5 उसका स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 600 इंटू 6 बाय 5 इंटू 6 बाय 5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 864। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब अगर किसी कॉलेज में 2014 में 600 पॉपुलेशन था और वो 20% रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो 2016 में उसकी पॉपुलेशन 864 हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय इतने परसेंट एट फर्स्ट। ओके, तो ये लाइन हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो प्रीवियसली हमने फॉर्मूला यूज किया है वो शायद यहाँ फिट हो सकता है, बट आगे हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। बाय 20% एट फर्स्ट एंड लेटर इट रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, देन व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, इस जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा घुमा के हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि पॉपुलेशन है वो पहले इंक्रीज हो रही है 20%, फिर वो डिक्रीज हो रही है 10%, एंड ओवरऑल उसमें कितना चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन में परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो हमें बताना है। तो हमें तो यहाँ तो पॉपुलेशन की वैल्यू भी नहीं दी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग जो भी रेफरेंस हमें लेना होता है, लेट सपोज हमें करना होता है, तो वो हम 100 लेकर के चलते हैं, ताकि उस पे जैसे परसेंटेज की वैल्यू है ना वो हमें अप्लाई करने में ईजी होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज पॉपुलेशन ऑफ विलेज हमने मान लिया 100। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय 120% एट फर्स्ट। तो अगर 20% इंक्रीज करना है तो इसका 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, और एंड लेटर इट रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, तो जो 100 था उसके बाद में पहले 120 होता है, मतलब 20% इंक्रीज होता है, उसके बाद में वो 10% रिड्यूस होता है। दैट मीन्स 100 का 10% अगर हम कम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ से हमें परसेंटेज चेंज पता करना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने विलेज का पॉपुलेशन लिया उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है ये 120% है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 100 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 90 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये भी आपने 0 से 0 कट कर दिया, तो 12 9 जा 108, 108 आ रहा है। और बेसिक रेफरेंस हम लोग क्या लेकर के चले थे, 100। मतलब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आता है, 108 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स 8% की जो पॉपुलेशन है उसका चेंज आता है। ठीक है,
और चेंज आता है सिंस आपकी इंक्रीजिंग की वैल्यू ज़्यादा है और डिक्रीजिंग की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो 8% वैल्यू है ये इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में हमें कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस इंक्रीज्ड बाय 20% एट फर्स्ट एंड लेटर इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक है, यहाँ पे हमारा पिछला वाला फॉर्मूला था वो फुलफिल नहीं हो रहा है बिकॉज हमें इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, बस हमें एक परसेंटेज की वैल्यू दी है। तो लेट सपोज हमने माना कि इनिशियली विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, उसके बाद में ये हमसे कह रहे हैं 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 20% कितना हुआ, 120% हो गया वो। उसके बाद में ये रिड्यूस हुआ 10%, तो 100 का 10% कितना होता है, 90%। ठीक है, तो ये हमने एक एस्टिमेट वैल्यू निकाली ना। अब हमसे पूछा गया कि परसेंटेज चेंज, तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज है हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करना होगी। आफ्टर दैट जो वैल्यू आएगी उसको इस 100 से कंपेयर करके कितना परसेंटेज का डिफरेंस है हमें ये पता करना पड़ेगा। तो वो आता है 8%। अब या तो वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, तो क्वेश्चन में देखेंगे 20% इंक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल इसमें इंक्रीज की वैल्यू ज्यादा है तो ये इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 5 मिलियन। ओके, अब यहाँ पे लग रहा है कि ये शायद हमारा जो फॉर्मूला था वो फुलफिल कर सकता है। ठीक है, लेट सपोज आगे पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 5 मिलियन एंड इट इंक्रीज बाय 20%, तो ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है। ये हो सकता है ये आर हो, ये हो सकता है पी हो। एनुअली इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बी डबल्ड एट दिस ग्रोथ रेट। अच्छा, यहाँ पे हमसे ईयर्स पूछ लिया गया है कि कितने साल में ये जो आपका P था ये डबल्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें A की वैल्यू भी दे दी गई है, डबल होना मतलब 10 मिलियन हो जाएगा। तो हमें दिया गया है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। एप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर n। ओके, तो यहाँ हमें एप्रिसिएशन दे दिया गया है, कहा गया है कि इसको हमें डबल करना है, तो ये हो गया 10 मिलियन। पॉपुलेशन हमें दे दी गई है 5 मिलियन, रेट हमें दे दिया गया बट हमसे ईयर पूछा गया है, तो हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो गया 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 5 मिलियन 1 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इसकी पावर n। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे 5 नीचे चला जाएगा, तो ये हुआ 2 1 प्लस 1 बाय 5 की पावर n इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 6 बाय 5 की पावर n। तो जब आप यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे ना, ये जो पूरी टर्म है उसको इक्वल की तरफ शिफ्ट करके, तो n की वैल्यू आपकी आएगी 3 to 4 ईयर्स। तो क्वेश्चंस में आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, 3 to 4 ईयर्स ए हुआ, हो सकता है बी होगा 4 to 5 ईयर्स, सी होगा 5 to 6 ईयर्स एंड डी होगा 6 to 7 ईयर्स। 6 to 7 ईयर्स। तो हमारा इसमें जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर 3 to 4 आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो बहुत ही इजीली इस फॉर्मूले से हम ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न है। इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि अ स्टूडेंट हैज टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है, तो हम वो समझ लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ये फिर से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अ स्टूडेंट हैज टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये परसेंटेज और मार्क्स की बात करें, आगे हम एक बार पढ़ लेते हैं। ही गॉट 110 मार्क्स एंड फेल्ड बाय मार्जिन ऑफ 88 मार्क्स। तो हम ये देख लेते हैं कि जो एक स्टूडेंट है उसे मैक्सिमम मार्क्स का 36% चाहिए पास होने के लिए, टू पास द एग्जामिनेशन। तो लेट सपोज हम यहाँ पर एक ड्राइंग बना लेते हैं, एक प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ 0, ये हुआ 100।
यहाँ पे एक साइड हम लोग मार्क्स की बात करेंगे और एक साइड हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे, ताकि यहाँ पे जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन था, उस टाइप वो ही कॉन्सेप्ट लेकर के हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमने ये डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि a student has to get 36% of maximum marks to pass the examination। तो मतलब उसे 36% चाहिए, तो ये परसेंट है, तो लेट सपोज ये परसेंट हो गया 36 उसको अपना एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, he got 110 marks and failed by margin of 88 marks। तो वो उसको 110 मार्क्स मिले हैं और वो फेल हुआ है। फेल हुआ है मतलब उसका 36% से भी कम हुआ है। तो लेट सपोज यहाँ पे कहीं उसका 110 मार्क्स आए हैं और फेल्ड बाय मार्जिन ऑफ 88 मार्क्स टू पास मार्क्स। मतलब यहाँ से 88 मार्क्स अगर उसे और आ जाते तो वो जो 36% है उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर जाता पास करने के लिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 110 में 88 ऐड कर देंगे सो दैट हमारा पासिंग मार्क्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 198, और 198 इक्विवेलेंट होगा 36% के, तो ये हुआ 198। ओके, ये समझ में आया ये हमने क्या किया है। और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 88। हम फिर से देख लेते हैं। ही गॉट 110 मार्क्स, उसे 110 मार्क्स मिले हैं लेकिन वो फेल हुआ है 88 नंबर से। ठीक, और हमसे कहा गया कि 36% चाहिए पास होने के लिए, तो 36% हमने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया। हमें 110 नंबर दिए हैं, तो 110 में अगर हम 88 जोड़ेंगे तो जो 36% का इक्विवेलेंट है 198 हमारे पास हुआ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कि 36% है। अगर हम परसेंट और मार्क्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं परसेंट मार्क्स। ठीक है, तो ये हुआ अगर 36% है वो इक्विवेलेंट है 198 मार्क्स के, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो 100 जो है 100% वो कितने के इक्विवेलेंट होगा हमें ये बताना है। तो ये तो हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला लग रहा है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 198। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 198। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 550 आंसर। मैक्सिमम मार्क्स आपके आ गए हैं 550। ये चीज आपको समझ में आई, ये हमने कैसे लिखा है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 36% इक्विवेलेंट है 198 मार्क्स के, तो हमें तो फुल मार्क्स चाहिए, तो 100% कितने के इक्विवेलेंट होगा ये हमें पता करना। तो ये इस टाइप से हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर आ गया 550 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, A got 45% of maximum marks which is 25 marks more than the pass marks। फिर से हमें इसी टाइप का क्वेश्चन कहा गया है, तो हम अगेन बना लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं और हम 0 से 100 की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम बात करेंगे परसेंटेज की और एक तरफ हम बात करेंगे मार्क्स की। ये जरूरी नहीं परसेंटेज और मार्क्स ही हो, जो भी हमें क्वेश्चन में कहा गया है परसेंटेज और जो कहा गया है हमें वो लेकर के यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया ए गॉट 45% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स विच इज 25% मोर देन द पास मार्क्स। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका पास मार्क्स है, उससे 25 नंबर ए को ज्यादा आया है, तो ये हो जाएगा 45% समथिंग हियर, ये 45%। और ये हम ए की बात कर रहे हैं। ए गॉट 45% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का 45% उसको आया है, विच इज 25 मोर देन द पास मार्क्स। तो पास मार्क्स से उसको 25 नंबर ज्यादा आए हैं। ओके,
B got 30% of maximum marks and failed by 50 marks. तो B जो है उसको 30% मिला है, लेकिन ये जो पास मार्क्स है ये है पास मार्क्स, ये जो पासिंग मार्क्स है उससे उसको 50 नंबर कम मिला है। इसका मतलब ये हुआ 50 और यहाँ कहीं पे 30% उसे आया है और लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, तो सिमिलरली ये बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज और मार्क्स में रिलेशन निकालेंगे तो परसेंटेज अगर हम देखें तो 45 और 30 इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 15%, बिकॉज हमारे पास भी इन दोनों के बीच के मार्क्स की जो है वो रेंज अवेलेबल, मतलब जो 45% पे मार्क्स है और 30% पे मार्क्स है उन दोनों का बीच कितना डिफरेंस है ये अवेलेबल है। तो 15% जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 75 मार्क्स के। तो हमें 100% मार्क्स पता करना है, वो कितना होगा, तो सिमिलरली हम पता कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 75, तो यहाँ से आ जाएगा 500 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पास मार्क्स, पास मार्क्स पूछा गया है मतलब इतना। तो अगर हम यहाँ से 30% निकाले और उसमें 50 ऐड कर देंगे तो हमारे पास पास मार्क्स आ जाएंगे, या हम 45% निकाले उसमें से 25 माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास पास मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स तो अवेलेबल है ही। तो सेकेंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो बी है उसको 30% मिला था ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 500। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150, तो ये तो हुआ 30%, उसमें हम 50 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। दिस इज पासिंग मार्क्स और ये आंसर हुआ सेकेंड क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द पास मार्क्स, उसका ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी contested, A got 37% of total votes polled and lost the election by the margin of इतना to his opponent. What is the total number of votes polled? ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हम 100 रेफरेंस लेकर के चलते हैं ताकि उसका हमें परसेंटेज निकालना इजी हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको जो लिखने का तरीका है अगर आप वो देख लेंगे ना तो आपको जो कंफ्यूजन है बहुत इजीली तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे कहा गया है कि इन एन इलेक्शन, अच्छा और एक चीज और याद रखिएगा कि जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली जो लेंदी क्वेश्चन जिसमें 4-4 5-5 लाइन में लिखा हुआ होता है और फिर हमें उसे सॉल्व करना होता है, तो आप ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट जो कहा गया है आप उसे सॉल्व करने लग जाए। आप पहले क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार 5 बार जितना आपको लगता है आप उसको बार बार पढ़िए जब तक आपको उस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ जाता है। वंस आपको वो मतलब उसका समझ में आ जाता है फिर आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि मैं जब आपको सिखा रही हूँ तो मैं क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ के सॉल्व नहीं कर देती हूँ, मैं पहले उसे 2-3 बार पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और हमें क्या पता करना है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम आपका लगेगा कंज्यूम होगा क्वेश्चन पढ़ने में वो उतना ही टाइम आपका सॉल्यूशन निकालने में रिड्यूस हो जाएगा, हमें यही चाहिए होता है। ओके, तो इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट ए एंड बी कंटेस्टेड, मतलब एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं वो कंटेस्टेड पार्ट कर रहे हैं। ए गॉट 37% ऑफ टोटल वोट, ठीक है। तो लेट सपोज कि 100 जो है वो वोट्स हैं पूरे, मतलब जो 100% की हम बात करें वो टोटल वोट है 100, उसमें से 37% टोटल वोट्स पोल्ड जो है वो ए ने लिया है, तो ए को हम दे देते हैं 37%, ठीक है। एंड लॉस द इलेक्शन बाय द मार्जिन ऑफ 5200 वोट, तो जब ए को 37% मिला है तो बी को कितना मिल जाएगा 63%, ठीक है। यहाँ से ए बी का दोनों का परसेंटेज हमने पता कर लिया और कह रहे हैं कि जो ए है वो जो इलेक्शन है वो हार जाता है विद द वोट ऑफ 5200, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट,
तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, तो अगर मैं इन दोनों परसेंटेज में डिफरेंस निकालूं, बिकॉज ये तो हार गया ना, तो यहाँ से परसेंटेज में अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, वो निकल के आएगा 26%। तो अगर हम क्वेश्चन में देखा जाए कि जो ए है वो हारा है इतने वोट से, तो इसका मतलब है कि ये जो 26% है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 5200 के। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो ये डिफरेंस है, तो ये 26% वो इक्विवेलेंट होगा 5200 के। तो हमें पता करना है कि उसका 100% कितना होगा, हमें तो ये पता करना है। सिंपल है। देखिए ए को 37 मिला है, बी को 63 मिला है, लेकिन जो ए है वो तो इतने वोट से हार गया। दैट मीन्स इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 26% का डिफरेंस आ रहा है। तो 26% अगर हम इक्विवेलेंट मान ले 5200 के, बिकॉज वो इतने वोट से हारा भी है और यहाँ पे हारने का परसेंटेज भी हमें पता चला है, तो अगर वो इक्विवेलेंट हुआ तो 100% कितना होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कैसे कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 5200, तो ये हो जाएगा 20 के। तो ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। देखा आपने, हमें बस क्वेश्चन समझने की देर थी और हमने बस ये प्लॉट किया, मतलब जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हमने लिखा है और सिंपली विद इन 2 लाइन्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो कितना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बस हमें थोड़ा सा समझना होता है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इलेक्शन वाला ही लग रहा है शायद से। In an election, yes. In an election, two candidates, Rajni and Kunal, contested. Okay. 20% of the total votes polled are invalid. ठीक है, तो हम फिर से वही स्टार्ट करते हैं। 100% ले लिया, उसमें से 20% तो ये लोग कह रहे हैं कि वो इनवैलिड है। 20 इनवैलिड मतलब वो वेस्ट हो गया। रजनी गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो जब ये इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितना परसेंट हुआ, 80, ये हो गया वैलिड। कह रहे हैं हमसे रजनी गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब ये जो वैलिड है इसका 60% उसको मिलता है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ठीक है, वैलिड वोट्स एंड वोन द इलेक्शन बाय द मेजोरिटी ऑफ इतना 5400 वोट्स। तो ये 60% हुआ, तो रिमेनिंग यहाँ कितना बचता है, 32। और जो रजनी है वो इलेक्शन जीत जाती है विद द मेजोरिटी ऑफ 5400। तो यहाँ से फिर से अगर हम परसेंटेज में डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 16%। और ये जो 16% है ये इक्विवेलेंट होगा 5400 के, बिकॉज वो जीत गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16% इज इक्विवेलेंट टू 5400। तो फिर से हमें 100% पता करना है। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बोथ वैलिड एंड इनवैलिड। ठीक है, तो हमें वैलिड और इनवैलिड दोनों पता करना है। तो यहाँ से हम टोटल, क्योंकि अगर देखिए 60% हमें पता चल गया तो उसका 100% हमें पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज 100 में तो वैलिड और इनवैलिड दोनों इंक्लूड है। तो इसमें वैलिड भी है प्लस इनवैलिड भी है, तो ये 100 हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 5400 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 33,750। ये इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an election P and Q are contested. Okay, question, sorry, solution. In an election P and Q are contested, 40% of the total votes promised to vote for P. Okay, तो फिर से हम इसको लिख लेते हैं, ये हुआ 100, एक गया P, एक गया Q, और उसमें जो 100% था उसमें से 40% ऑफ टोटल वोट्स प्रोमिस्ड टू वोट फॉर P. ओके, 40% लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो P को वोट करेंगे, रिमेनिंग ने कहा कि हम Q को करेंगे, तो ये हो गया 60%। ठीक है, हाउ एवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन
15% of votes of P went back on their promise and instead they voted for Q। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो 40% था उसमें से 15% ने Q को वोट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 40 का 15% निकालेंगे तो वो निकल के आता है 6। तो जब वो 6 आएगा तो रिमेनिंग कितना बचता है यहाँ पे 34। मतलब ये 34 जो लोग हैं उन्होंने पक्का पी को ही वोट किया है, तो ये हुआ 15%। ठीक है, सिमिलरली 25% of votes of Q also went back on their promise and instead for P। ठीक है, तो सिमिलरली जो Q को वोट देने को कहा था उनमें से भी 25% जो है उन लोगों ने Q की बजाय P को वोट किया, तो 60 का 25% हो जाएगा 15, रिमेनिंग यहाँ बचा 45। तो ये 15 जो है, ये जो 15 है वो यहाँ आ जाएंगे और ये जो 6 है वो यहाँ आ जाएंगे, बिकॉज ये 15% ने इससे Q को वोट किया है और ये 25% ने P को वोट किया है। अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 प्लस ये 15 आया तो ये 15 हुआ और यहाँ हो जाएगा 45 प्लस ये 6 आ गए तो ये 6, तो टोटल वैल्यू हो गई यहाँ पे 49 और ये 51। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ये तो हमें हो गया इफ P लॉस्ट द इलेक्शन बाय द मार्जिन ऑफ 2 वोट्स, मतलब जो ये P है वो इलेक्शन हार जाता है, तो यहाँ पे परसेंटेज का भी हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ से हम देखेंगे कितना परसेंटेज आ रहा है 2% और 2 वोटों से हार रहा है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वॉलेट, मतलब टोटल कितने लोगों ने वोट किया है, तो ये हमें पता करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 जो परसेंट है 2% है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 वोट्स के, तो यहाँ से हम 100% अगर पता करना चाहें तो कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ तो सिंपली 100 ही आंसर है। ठीक है, ओके, इस पूरे क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग था ये ग्राफ, हमें अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद तो कुछ बनता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर में भी जब आपको मैंने बताया था ये जो ट्रिक बताई थी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी कहा था हमने बस उसे सॉल्व किया है और 2 लाइन में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन spends 20% of his income on house rent। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक पर्सन है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है, एक पर्सन है वो स्पेंड कर रहा है 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट सपोज उसकी इनकम 100 मान लेते हैं, उसका 20% वो हाउस रेंट पे दे दे रहा है, तो ये हुआ हाउस रेंट। 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स। ठीक है, तो रिमेनिंग बचता है 80%, ये हुआ रिमेनिंग। उसके बाद बोल रहे हैं 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, तो इस 80% का भी 10% वो दे दे रहा है क्लोथ्स पे, इसका मतलब ये हुआ 8 एंड रिमेनिंग बचता है 72, ये भी रिमेनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। 72% का भी मतलब जो रिमेनिंग है उसका 25% ऑन फूड, मतलब ये हुआ 18 और यहाँ रिमेनिंग निकल के आता है 54। ठीक है, ऑन फूड एंड फाइनली सेव्स इतना रुपीज 2700 रुपीज। तो यहाँ पे जो 54 रिमेनिंग है वो जो 54 है वो इक्विवेलेंट हो रहा है कितने का, क्योंकि हमसे यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं निकालना है, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालने के लिए कहा ही नहीं गया, उसने हमसे कहा गया कि जो रिमेनिंग है वो इक्विवेलेंट बच रहा है इसका, इसका मतलब ये जो 54 हुआ वो इक्विवेलेंट हो रहा है 2700 के। तो व्हाट इज इज एक्चुअल इनकम, तो जब ये इक्विवेलेंट हो रहा है 2700 के तो 100 इक्विवेलेंट किसके होगा, तो वो हम इजीली पता कर सकते हैं, वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 2700।
00, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। देख रहे हैं आप, इस जो क्वेश्चन है उसको बस हमें ये जो ट्री है ये फॉर्म करना आना चाहिए। ट्री फॉर्म किया तो हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।